Hello everyone. Hello engineering students. Hello mechanical engineers and civil engineers. कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है आप लोगों का? कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई लिखाई? कैसे चल रही है गेट की प्रिपरेशन? सब ठीक ठाक, सब मजा में? ऑसम। चलिए आपकी प्रिपरेशंस को और बेस्ट बनाने के लिए और बेहतर बनाने के लिए हम लेकर के आए आप लोगों के लिए सॉम की पढ़ाई हम लोग कर रहे थे। और सॉम की बातें हम लोग कर रहे थे गेट में। गेट के लिए सॉम की बातें कर रहे थे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम लोगों ने बातें करा था पिछले लेक्चर्स में। क्या क्या बातें हुई थी पिछले लेक्चर्स में, एक बार मैं उसे रिकैप करवाना चाहूंगा आपको। तो पिछले लेक्चर्स में जो बातें हम लोगों ने करा था वो बातें इस प्रकार से थी कि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जनरली हम लोगों ने पढ़ा था, है ना। एक्सियल लोड्स, एक्सियल स्ट्रेस एंड डिफॉर्मेशन, सेंट बेंड्स प्रिंसिपल पढ़ेंगे आज। तो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पढ़ रहे थे और उसी में हम लोग पढ़ रहे थे किसी भी मटेरियल के लिए डक्टाइल मटेरियल होगा तो उसके लिए स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम क्या होगा। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर ब्रिटर मटेरियल के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम किस प्रकार से वर्क करेगा। इन्हीं सारी चीजों की पढ़ाई हम लोग पिछले लेक्चर्स में बखूबी कर रहे थे। आपके साथ। और हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि मटेरियल की प्रॉपर्टियां क्या क्या होती है, स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेंथ, अल्टीमेट स्ट्रेंथ, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में किस प्रकार से हम शो अप करेंगे। इन सारी चीजों की पढ़ाई हम लोग, रेजिलियंस और डक्टिलिटी भी हम लोगों ने साथ साथ पढ़ा था। तो मैंने एक एनिमेशंस बनाया है, वो एनिमेशंस आपका है, मैं दिखा देता हूं। एक एनिमेशन है आप लोगों का और वो एनिमेशन बनाया गया है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के लिए। और वो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के लिए वो एनिमेशन है, एनिमेशन की मदद से हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम को समझेंगे, है ना। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम की मदद से हम लोग एनिमेशन को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आप लोग वीडियोस देखिए, टोटल 9 से 10 मिनट का ये वीडियोस होगा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का। तो इस एनिमेशन की मदद से आपको समझने में थोड़ा मदद होगा आपको, और आपके लिए मैंने ये एनिमेशंस बनाया है। इस एनिमेशंस को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। और ज्यादातर बातें क्या होती है ना कि जो भी चीजें हम पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल चीजें, नॉमेरिकल चीजें माइंड हमारा कम कैप्चर करता है। और कोई भी चीजें तुझे डायग्रामेटिकली बनाया जाए, फिगर बना के समझाया जाए, तो वो सारी चीजें हमारी माइंड ज्यादा कैप्चर करती है। क्यों? क्योंकि दिमाग को आप देखेंगे कि दिमाग माइंड के अंदर जो भी चीजें याद रहती, ज्यादातर चीजें डायग्रामेटिकली मतलब डायग्राम बना के, चित्र बना के यदि हर एक चीजों को आपको समझाया जाए तो चित्र वाले चीजों को हमारा दिमाग ज्यादा कैप्चर करता है और ज्यादा कैपेबिलिटी और ज्यादा दिनों तक वो सारी चीजें मुझे याद रहती। तो इसलिए पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए हम लोग थोड़ा सा एनिमेशन की मदद लेंगे, जहां तक पॉसिबल होगा वहां तक एनिमेशन की मदद लेंगे और थोड़ा सा टेक्निकल होंगे, क्योंकि टेक्निकल चीजों की पढ़ाई कर। चलिए एनिमेशन को देखिए, बहुत बातें हो जाती है फटाफट, मैं बात लंबा नहीं करना चाहता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। आप एनिमेशंस को देखेंगे बिल्कुल ध्यान से। लोग देखेंगे कि स्ट्रेस और स्ट्रेन का बीच का जो ग्राफ होता है वो किस प्रकार से वर्क करता है। एंड पॉइंट से अल्टीमेट पॉइंट की ओर ये प्रोपोर्शनल लिमिट है। फर्स्ट पॉइंट, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, मतलब कि सिग्मा इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ ई। ई इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ पर, दैट इज यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, दैट इज कैपिटल ई। तो यहाँ पर कैपिटल ई स्ट्रेस स्ट्रेन के कर्व में इसका क्या बताता है, स्लोप बताता है। मतलब स्लोप हायर ई का मतलब हाईएस्ट स्विफ्टनेस, जितना ज्यादा यहाँ पर यंग मॉडुलस होंगे उतना ज्यादा स्विफ्टनेस होगा और कम से कम डिफॉर्मेशन होंगे यहाँ पर।
और यहां पर स्ट्रेस स्ट्रेन के ग्राफ को आप देखिए, यहां पर जो आपको ये इलास्टिक लिमिट दिखाई दे रहा है, ये जो इलास्टिक लिमिट है आपका, इलास्टिक लिमिट और यंग मॉडुलस जब एक हो जाएंगे तो यहां पर जो मेटल है आपके, उसमें कुछ एलोंगेशन आएगा। जो मेटल है और जो बॉडी है उसमें कुछ ना कुछ एलोंगेशन आएगा। एलोंगेशन कंप्रेशन, ये प्रोसेस चलते रहेंगे। तो उसके बाद ये स्ट्रेस स्ट्रेन का जो कर्व है आपका, ये कंक्रीट के लिए किस प्रकार से वर्क करता है। ये स्ट्रेट लाइन जो मैंने खींचा था, जो स्लोप यंग मॉडुलस का था, वो कर्व में बन करके आ रहा है। अब कुछ कर्व में हो गए वो स्ट्रेट लाइन आपके। फर्स्ट नंबर इनिशियल टेंजेंट मॉड्यूल, सेकेंड बात इंस्टेंटेनियस टेंजेंट मॉड्यूल, इसमें मैंने ड्रॉ किया है। और तीसरा सेकेंड मॉड्यूल इसमें ड्रॉ किया गया है। यहाँ पर देखिए जो जो साइन, यहाँ पर रेड साइन से मैंने सेकेंड मॉड्यूल को दिखाया है। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो होते हैं कंक्रीट मटेरियल के लिए। और यहाँ पर ई, यहाँ पर यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और ये इसके स्लोप को बताता है। जितना ज्यादा ई होगा उतना ज्यादा डिफॉर्मेशन होगा स्ट्रेस स्ट्रेन के कर्व में, उतना ज्यादा उस पर फोर्सेस लग रहे होंगे। तो यहाँ पर देखिए EC इक्वल टू 5000 टाइम्स ऑफ FCK। EC is the short term of static module of elasticity in Newton per meter square. Accurate measure of may differ plus minus 20% from the value obtained. अब ये कर्व देखिए, यहां से ये कर्व एल्ड पॉइंट, यहाँ पर ब्लू वाला जो पॉइंट दिख रहा है उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं एल्डिंग पॉइंट। इस एल्डिंग पॉइंट से देखिएगा कि ये कर्व किस डायरेक्शन में मूव करता है। एल्ड पॉइंट पर जब ये कर्व आता है तो इसमें जो मेटल होते हैं, कुछ मेटल एक अपने पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाते हैं। तो जैसे ही डिस्प्लेस होंगे इस एल्डिंग पॉइंट से होते हुए, इस कर्व को फिर से ध्यान से देखिएगा। माइल्ड स्टील के लिए सिग्मा वाई का कर्व इस प्रकार से होगा, और यदि सिग्मा वाई का कर्व इस प्रकार से होगा तो कर्व में जो भी डिफॉर्मेशन आएंगे वो मेटल के डिफॉर्मेशन की वजह से आएंगे। तो 0.2% 0.2% पर सिग्मा वाई को देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर जहां पर यील्डिंग पॉइंट आ रहा है, ये किसको प्रूव कर रहा है? स्ट्रेस को प्रूव कर रहा है आपका। पुनः आप देखिए यहाँ पर ये जो कर्व है यील्डिंग पॉइंट से, ये कर्व आगे की ओर कंटिन्यूअस इंक्रीज करते जा रहा है। जैसे जैसे ये कर्व इंक्रीज करते जा रहा है स्ट्रेस स्ट्रेन के डायग्राम में, तो इस कर्व में क्या आ रहा है? स्ट्रेन हार्डनिंग आ रहा है। और ये स्ट्रेन हार्डनिंग कहां पर जाके स्टॉप हो जाएगा? इस पॉइंट, रेड वाले पॉइंट पे स्टॉप हो जाएगा। तो उसी को हम लोग बोलेंगे, रेड पॉइंट को अल्टीमेट स्ट्रेंथ। इसी अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या होता है? जब इसमें मैक्सिमम एलोंगेशन हो जाएंगे, बहुत ही ज्यादा सुकड़ जाएगा पाइप, जो मेरा क्रॉस सेक्शन पाइप है, और नीचे की डायरेक्शंस में फ्रैक्चर मिलेंगे, मतलब फ्रैक्चर मिलेगा। तो यहाँ से टूटा हुआ मेटल देखिए, ये पाइप अब टूट चुका है। जो पाइप वेंटेड पाइप था, जब इसमें मैंने पूरी तरीके से फोर्स लगा दिया, बहुत ही ज्यादा इलोंगेशन, अब बस इस मेथड से समझिएगा कि स्ट्रेस स्ट्रेन का जो डायग्राम होता है वो मशीन से मैं आपको समझाता हूँ। कि मशीन में आप देखिएगा, जब भी इंडस्ट्री में आप काम करने के लिए जाइएगा तो किस प्रकार से वहां पर स्ट्रेस स्ट्रेन का का प्रैक्टिकल एग्जांपल आप उससे रिलेट कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट करते हैं, ठीक है? देखिएगा ध्यान से थोड़ा, कि स्ट्रेन को हम लोग ई से डिनोट करते हैं और स्ट्रेस को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। मतलब लोड P अपॉन एरिया ए, और स्ट्रेन इक्वल टू होता है
चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ या फिर इनिशियल लेंथ कर सकते हैं। और स्ट्रेस सिस्टम का जो डायग्राम है एक एल्डिंग पॉइंट से अल्टीमेट पॉइंट तक आपको दिख रहा होगा पूरा पूरा। यहाँ पर देखिए कि इस मशीन में ये स्ट्रेस स्ट्रेन का डायग्राम किस प्रकार से इंडस्ट्री में वर्क करते हुए आपको दिखेगा। इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एल्डिंग पॉइंट से, एल्डिंग पॉइंट जो ए है आपका, उस एल्डिंग पॉइंट से और इस ग्राफ में आप एल्डिंग पॉइंट को, फ्रैक्चर पॉइंट को नोट करिएगा। फर्स्ट स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम हैज लिनियर रिलेशनशिप बिटवीन पॉइंट्स ओ टू ए। तीसरी बात, आफ्टर पॉइंट ए स्टार्ट नॉट linear relations to strength, so it is proportional beyond point A. Stress at a point A is known as proportional limit. Hooke's law, stress is directly proportional to strength is valid to the point A. यहाँ पर स्लोप आ रहा है E, स्लोप ओ ए रिप्रेजेंट द रैंक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E, राइट। E इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, न्यूटन में आएंगे यहाँ पर यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, राइट। O से A तक आपका प्रोपोर्शनल लिमिट। और इस कर्व में देखिए, जब मैंने सिग्मा और ई के बीच का ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, स्ट्रेस और स्ट्रेन का बीच का ग्राफ, ए बी सी, यहाँ पर देखिए ए बी सी के बीच के जो डिस्टेंस है और बी सी के बीच के डिस्टेंस है, ये परफेक्ट प्लास्टिक यील्डिंग रीजन्स बन रहे हैं। नीचे वाले डिस्टेंस को देखें, हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो डिस्टेंस आ रहा है और वर्टिकल लाइन पे जो डिस्टेंस आने का उसको यील्ड पॉइंट कहते हैं। ए के बाद जो बी पॉइंट है वो उसे यील्ड पॉइंट कहते हैं। यील्ड स्ट्रेंथ होता है कि बी पॉइंट के नीचे वाले सारे डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं यील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। सी से डी का जो डिस्टेंस होता है उसे हम लोग कहते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग। सी से लेकर के डी तक के डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग। और डी तक के डिस्टेंस, डी डी का यहाँ हॉरिजॉन्टल पोजीशन से डी पॉइंट उसे कहते हैं अल्टीमेट स्ट्रेन, राइट। तो इस प्रकार से इंडस्ट्री में देखिए अल्टीमेट स्ट्रेंथ किस प्रकार से हो रहा है, वो मेटल में, स्टील का जो मेटल है लगा हुआ उसमें किस प्रकार से स्ट्रेन हार्डनिंग अल्टीमेट स्ट्रेंथ हो रहे हैं। और उसी अल्टीमेट स्ट्रेंथ की वजह से यहाँ पे ग्राफ में कुछ ना कुछ वेरिएशंस आ रहे हैं। देखते चलिएगा मेटल में किस प्रकार से। और स्टील का बॉडी ध्यान से देखिए ग्रीन कलर के साथ, वो जो वहां पर ज्वाइंटेड है वो ई पॉइंट पर मतलब टूट गया। अल्टीमेट स्ट्रेंथ फ्रैक्चर पॉइंट है वो टूटने के बाद। तो स्ट्रेन यहाँ पर फ्रैक्चर पॉइंट, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ या फ्रैक्चर पॉइंट भी कर सकते हैं। और इसी को कहते हैं इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ये कर्व कौन सा है स्ट्रेस स्ट्रेन के बीच का? इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। स्ट्रेस क्या हो गया? लोड पी अपॉन ओरिजिनल। इट इज नॉट ट्रू, स्ट्रेस इज अ नॉमिनल स्ट्रेस बिकॉज इनिशियल एरिया ऑफ द बार इज यूज्ड। ट्रू स्ट्रेस सिग्मा लोड। आप लोगों ने वीडियो देख लिया होगा, तो वीडियो देखने के बाद हम लेक्चर्स की ओर प्रोसीड करेंगे। लेक्चर में क्या क्या है आपका, इन चीजों को ध्यान से देखिए। क्या क्या पढ़ना है आपको अभी, इसके आगे आपको पढ़ना है कि एक्सियल लोड क्या होता है। जो लोड एक्सियली होते हैं उसे हम लोग कहते हैं एक्सियल लोड। क्या कहते हैं? एक्सियल लोड। विजिबिलिटी ठीक ठाक है एकदम, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं होनी चाहिए। थोड़ा इसी को इंक्रीज कर देते हैं, है कि नहीं। आइए एक्सियल लोड की ओर हम लोग मूव करेंगे। तो जैसा कि आप एक्सियल लोड में देख रहे होंगे, एक हमारे पास बार है
बार थोड़ा कटा छटा लग रहा है मुझे। यहीं तक रहने देते हैं। और इस बार को हम लोग दो डायरेक्शंस में खींच रहे हैं, एक इधर खींच रहे हैं, एक इधर खींच रहे हैं, दोनों डायरेक्शंस पे हम लोग इस पर फोर्स लगा रहे हैं। तो एनएम्शंस क्या लेते हैं एक्सियल लोड्स में? मटेरियल्स ऑफ द बार इज होमोजेनस एंड आइसेंट्रोपिक। इस बार का जो मटेरियल है वो होमोजेनस है और आइसेंट्रोपिक है, राइट। तो सेकंड बातें हैं, बार इज ऑफ कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन एरिया। बार का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कांस्टेंट है। तीसरी बात है, स्ट्रेस आर विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट। स्ट्रेसेस जो है यहाँ पर प्रोपोर्शनल लिमिट में लगे हुए हैं। एक्सियल लोड पासेस थ्रू द सेंट्रॉइड ऑफ द क्रॉस सेक्शंस। एक्सियल लोड कहां से पास कर रहे हैं? सेंट्रॉइड ऑफ द सेक्शंस, क्रॉस सेक्शन। और लास्ट बात करेंगे इसमें एक्सियल लोड्स के एजम्पशंस में, क्रॉस सेक्शंस remains plane after loading and all the longitudinal fibers deform equally। यदि क्रॉस सेक्शंस यहाँ पर प्लेन में सारे जितने भी क्रॉस सेक्शंस है वो लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स को डिफॉर्म करेंगे, इक्वली इक्वली डिफॉर्म करेंगे लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स को, तो वो आता है सेंट बेंट प्रिंसिपल्स में। सेंट बेंट प्रिंसिपल क्या कहता है कि किसी भी क्रॉस सेक्शंस के अंदर जो हम लोग लोड पी लगा रहे हैं, किसी भी क्रॉस सेक्शंस में जो लोड पी लगा रहे हैं उस पर जो नॉर्मल स्ट्रेसेस क्रिएट हो रहे हैं डिस्टेंस के वेरिएशंस में। तो पहला नॉर्मल स्ट्रेसेस यहाँ पर हम लोग यहाँ पर लोड पी लगा रहे हैं, लोड पी की वजह से आप यहाँ पर देख रहे हैं इतने सारे डिस्टेंस पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक ए था, तो इस डिस्टेंस के बीच में जो नॉर्मल स्ट्रेसेस आ रहे हैं वो इस प्रकार के आ रहे हैं। अब यदि लोड पी हम लोगों ने यहाँ पर लगाया, इसके बीच के डिस्टेंस को थोड़ा बढ़ाया, तो यहाँ पर नॉर्मल स्ट्रेसेस आपके सिग्मा इस प्रकार के आ रहे हैं। यदि लोड भी ऐसा लगाया और डिस्टेंस को थोड़ा इंक्रीज किया, यहाँ से सी तक हम लोग आ गए, डिस्टेंस को बढ़ा के ए तक में इस प्रकार का सिग्मा आ रहा था, बी तक में इस प्रकार का, जब सी तक लेके आ गए नॉर्मल स्ट्रेसेस को, डिस्टेंस इसका इंक्रीज करके यदि नॉर्मल स्ट्रेसेस और अप्लाइड यहाँ पर लोड लगाए, तो इसमें जो सेंट बेंट प्रिंसिपल्स के अनुसार यहाँ पर जो नॉर्मल स्ट्रेसेस आए वो इस प्रकार के आए, ठीक है। तो दरअसल हो क्या रहा है यहाँ पर, इन चीजों को हम बातों में लिख रहे हैं थोड़ा सा, तो चीजें मेरे दिमाग में ज्यादा फिट बैठेगी। और डिस्टेंस को इंक्रीज किया, ए से डी तक कर दिया मेरे भाई, तो यहाँ पर नॉर्मल स्ट्रेसेस इस प्रकार के आ रहे हैं। और यहाँ पर आपका जो ये W है, ये W क्या शो करता है? व्हाट इज W? W इज द विड्थ लेंथ, बैंडविड्थ इसको लिखिए, बैंडविड्थ, W इज बैंडविड्थ। W क्या है? बैंडविड्थ है यहाँ पर, बैंड, दैट इज W, राइट। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि नॉर्मल स्ट्रेसेस लग रहा है किसी भी क्रॉस सेक्शंस पर, क्योंकि बहुत दूर है लोड से। आप देखिए कि नॉर्मल स्ट्रेसेस यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस W तक लग रहे हैं, बैंडविड्थ W है यहाँ पर, जो कि बहुत पार है। मतलब कि जो भी लोड लगा रहे हैं, लोड से बहुत दूर जाकर के नॉर्मल स्ट्रेसेस हमको लगता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो इनमें कुछ बातें आप लिख लीजिए नोट बना के, कुछ बातें मैं लिखाना चाहूंगा आपको इसमें। सेंट बेंट प्रिंसिपल मुझे क्या बोलते चले गया कि यहाँ पर आएगा क्या, अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पर लिखते हैं बातें, नोट बना के लिखिए। क्या ही सेंट सेंट बेंट प्रिंसिपल states that the stress measure
at any point on an actually loaded cross sections is measured location is far enough away from the point of load application. राइट मेरे भाई, यहां तक चीजें क्लियर आपको हुई कि नहीं हुई, मुझे बताएंगे आप शब्दों में थोड़ा। अब देखिए कि हो क्या रहा है यहां पर, क्या हो रहा है कि ध्यान से देखिएगा कि हमारे पास यहाँ पर कोई क्रॉस सेक्शंस लेते हैं। यहाँ पर मैं कंसीडर करता हूँ, एक क्रॉस सेक्शंस लेता हूँ यहाँ पर ऐसे करके। यहाँ से यदि पी लोड हम लगाते हैं और इस डायरेक्शंस में भी पी लोड लगाते हैं, तो यहाँ पर आप देखिए कि हो क्या रहा है। ठीक है, इधर के डायरेक्शंस में जो भी एक्सटर्नल लोड आएंगे वो पी आएंगे, और यहाँ पर देखिए ये इंटरनल फोर्सेस इस बीम में आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पर इस ये जो एरिया है आपका, ये एरिया को ध्यान से देखिए आप। दिस एरिया इज कॉल्ड ए। इसी एरिया को आप देखिए ध्यान से। अब यदि हम इसको टू पार्ट में डिवाइड कर देंगे, इस क्रॉस सेक्शन को अपन टू पार्ट में डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर ये जो इंटरनल फोर्सेस आएंगे, इंटरनल फोर्सेस आएंगे, इसकी वजह से यहाँ पर स्ट्रेस क्रिएट होगा। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस किसको अपोज करता है? इंटरनल फोर्सेस को अपोज करता है, जो भी लोड हम लगाते हैं, है ना। जो लोड लगाते हैं उसी के डायरेक्शंस में जो इंटरनल फोर्सेस लग रहे होते हैं उसी को हम लोग स्ट्रेस बोलते हैं। तो यहाँ पर आप बताइए कि यहाँ पर जो इंटरनल फोर्सेस की वजह से जो स्ट्रेस जनरेट होगा वो सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा? लोड अपॉन जिस एरिया पर हम लोग लगा रहे हैं
वही हमारा यहाँ पर नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक भाई मेरे, समझ रहे हैं? अब किसी बार में जब इलोंगेशन होने लगेगा, और बार में इलोंगेशन होने की वजह से इसके अंदर कुछ न कुछ तो होगा। तो देखते हैं क्या क्या होता है यदि किसी बार में हम लोग इलोंगेशन करने लगे। किसी बार में इलोंगेशन कब होगा? जब दोनों साइड से वहां पर लोड लगाया जाएगा, तो एल डिस्टेंस में कुछ ना कुछ वेरिएशन आएंगे। ठीक है। अब जो लोड हमारा इस बार पे आप ध्यान से देखिए कि सिर्फ बार पे नजर टिकाना है, इसमें कुछ वेरिएशंस करने हैं मुझे यहाँ पर। तो देखो, ये जो बार है आपका, इस बार में दोनों साइड से हम लोड लगा रहे हैं, पीपी लोड लगा रहे हैं। अब इसकी वजह से क्या होगा कि इस बार के अंदर कुछ ना कुछ एलोंगेशन होंगे, बार कुछ ना कुछ घिंचाव आएगा, इस खिंचाव की वजह से इलोंगेशन क्रिएट होगा। तो इलोंगेशंस यदि क्रिएट होगा तो यहाँ पे हुक साहब बोलते हैं, क्या बोलते हैं हुक साहब? हुक्स लॉ बोलता है हुक्स लॉ ये बोलता है मेरे भाई कि सिग्मा इज डायरेक्टली, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ। तो प्रोपोर्शनलिटी के कंस्टेंट को हम लोग ई यहाँ पर डालते हैं, ई टाइम्स ऑफ ई हो जाएगा। तो सिग्मा आपका है क्या? नॉर्मल स्ट्रेस इक्वल टू टोटल लोड किसने एरिया पर लग रहा है, ई इंटू स्ट्रेन क्या है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो यहां से देखिए आपको मिलेगा कि डेल्टा एल अपॉन डेल्टा एल क्या मिलेगा, फाइनली बताओ डेल्टा एल क्या मिलेगा? डेल्टा एल, व्हाट इज डेल्टा एल? डेल्टा एल इक्वल टू पी इंटू एल, पी इंटू एल अपॉन ए ई। डेल्टा एल क्या हो जाएगा? पी इंटू एल अपॉन ए ई, राइट? बोलते चलना एकदम। तो ये मिल गया आपको डेल्टा एल। और ये फॉर्मूला कब वैलिड होगा? इसी में लिखिए कि ये वैलिड तब होगा, ओनली वैलिड, ओनली वैलिड if P load A area and A are constant। जब ये सारी चीजें कांस्टेंट होंगे तभी ये चीजें वैलिड होगा आपका। समझ रहे हैं आप लोग? मैं एक चीज देखना चाह रहा हूं। चलिए बहुत बढ़िया, ये चीज आपके दिमाग में आया कि ये फॉर्मूला कब लगाएंगे? जब डेल्टा एल इक्वल टू पी इंटू एल अपॉन ए ई। तो पूछा जाएगा कि चेंज इन लेंथ क्या आ गया, यदि किसी बार में इलोंगेशन कर रहा है तो चेंज इन लेंथ क्या होगा? तो ये फार्मूला तभी लगाइएगा जब लोड, एरिया और ई कांस्टेंट हो। ई यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जैसे इलास्टिसिटी कांस्टेंट हम लोग कहते हैं, है ना? नेक्स्ट बातें करेंगे कि यदि किसी लोड में, यदि किसी बार में हम लोग क्या कर रहे हैं, इलोंगेशंस कर रहे हैं, तो उस बार में आप ध्यान से देखिए कि ए से बी के बीच में जो यहाँ पर लोड है, ए से बी का बीच का जो लोड है वो नॉट इक्वल टू होगा बी से सी के बीच का लोड। वहां पर कम फोर्सेस, इंटरनल फोर्सेस लग रहा है, तो इंटरनल फोर्सेस को अपोज करने के लिए जो लोडे लग रही होगी वो ए से बी के बीच में और बी से सी के बीच में बराबर नहीं हो सकता, और ना ही सी से डी के बीच में होगा।
यदि इस डायरेक्शंस में अपन इंटरनल लोड यहाँ पर आप P लगा रहे हैं, तो यहाँ पर जो इंटरनल लोड आएगा A से B के बीच में, वो P से C और C से D के बराबर नहीं हो सकता है। और हम बातें कर रहे हैं कि एरिया जो है आपका A से B के बीच का, B से C का बीच का एरिया इक्वल नहीं होगा। तो वही मैंने लिखा है, एरिया ऑफ AB इज नॉट इक्वल टू एरिया ऑफ BC इज नॉट इक्वल टू एरिया ऑफ CD। ये बात हो गई क्लियर। तो आप मुझे बता जाओ कि यहाँ पर जो लेंथ में चेंजेस आएंगे, लेंथ ऑफ AD A से लेकर के इस D पॉइंट तक का जो लेंथ होगा, यहाँ पर पॉइंट D है और इस D पॉइंट से यहाँ पर इंटरनल लोड लगा हुआ है PP, ठीक है। लेंथ A से D का जो लेंथ होगा, उस लेंथ को हम लोग लिख सकते हैं कि डेल्टा L ऑफ AB प्लस डेल्टा L ऑफ BC प्लस डेल्टा L ऑफ CD। अरे बोल भाई हाँ ना, बहुत बढ़िया, तुम समझ रहे हो तो मुझे अच्छा लगा समझ के, सुन के। ठीक है, तो यहां से देखिए कि डेल्टा L ऑफ AD आपको क्या मिलेगा। आपको डेल्टा L का फॉर्मूला पता है, वो होता है PL अपॉन AE। PL अपॉन AE कहां से कहां तक, A से B तक, प्लस PL अपॉन AE कहां से कहां तक, B से C तक, प्लस PL अपॉन AE कहां से कहां तक, C से लेकर के D तक। तो यही आपका चेंज इन लेंथ आ गया। क्या आ गया, यही आपका चेंज इन लेंथ आ गया। जो लेंथ में चेंजेस होंगे A से D तक लेकर के, वो इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर जहाँ की P A लोड है, A एरिया है, L लेंथ है, ओरिजिनल लेंथ, E यहाँ पर इलास्टिसिटी कांस्टेंट। इन चीजों को आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए, किसी भी बार में इलोंगेशंस की वजह से यदि ऐसा कंडीशंस आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग कैसे इसका चेंज इन लेंथ निकालेंगे। वो फॉर्मूला आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा और यहाँ पे एक स्मॉल स्ट्रिप काटना पड़ेगा और इंटीग्रेशंस की मदद से हम लोग इसको निकाल दें। तो यदि यहाँ पर P लोडें लग रही है, तो इसकी वजह से इस बार में जो लेंथ में चेंजेस आएंगे वो क्या होगा, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, जीरो से लेकर के L, मान के चलिए कि यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस आपका L है, तो जीरो से स्टार्ट करेंगे आप और L तक जाएंगे, तो जीरो से लेके L तक, और वो हो जाएगा P टाइम्स ऑफ dx अपॉन AE। क्या हो जाएगा, P टाइम्स ऑफ dx अपॉन AE। तो डेल्टा L क्या मिल गया, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू L PL अपॉन AE, P dx अपॉन AE। अब हम बातें करेंगे कि इसमें कि एक्सियल रिजिडिटी क्या होता है। व्हाट इज एक्सियल रिजिडिटी, नोट बना के लिखेंगे यहाँ पर कि एक्सियल रिजिडिटी क्या होता है। एक्सियल रिजिडिटी, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, अब बहुत स्लो चल रहे हैं हम लोग ऑलरेडी, थोड़ा स्पीड को इंक्रीज करेंगे, राइट। तो लिखेंगे इसमें एक्सियल रिजिडिटी, सब लिख लो अच्छे से। एक्सियल रिजिडिटी इज अ मेजर ऑफ द रिजिडिटी। रिजिडिटी क्या है, रेसिस्टेंस टू डेफॉर्म of a body under axial load. Axial rigidity is measure of the rigidity what is rigidity, rigidity क्या है, resistance to deform, resistance to deformation।
ये क्या है? रेसिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन ऑफ द बॉडी अंडर एक्सटर्नल लोड, अंडर एक्सटर्नल लोड, राइट मेरे भाई। सॉरी, एक्सियल लोड होगा ना, यहाँ पर एक्सेलरिटी पड़ रहा है तो मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, सही कर लीजिएगा इसे। अंडर एक्सियल लोड, तो यहाँ पर एक्सियल रिजिडिटी में जो डेल्टा एल आएगा आपका चेंज इन लेंथ, वो क्या हो जाएगा? डेल्टा एल आपने पढ़ा कि पी एल अपॉन ए ई होता है। बहुत बढ़िया। डेल्टा एल अपॉन एल क्या लिखेंगे? पी अपॉन का ए ई हो जाएगा। तो यहां पर देखिए कि डेल्टा एल अपॉन एल वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? 1 अपॉन ए ई के, राइट। जो यहां पर मेरे भाई ए ई है, उसी ए ई को हम लोग बोलते हैं एक्सियल रिजिडिटी। एक्सियल रिजिडिटी क्या बोलते हैं? एक्सियल रिजिडिटी। जो ए ई है उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? एक्सियल रिजिडिटी। याद रहेगा? बोलो भाई, हाँ ना। अब इसके आगे मुझे पढ़ना है कि एक्सियल शिफ्टनेस क्या होता है। इसके आगे आपको पढ़ना है कि एक्सियल शिफ्टनेस क्या होता है। व्हाट इज एक्सियल शिफ्टनेस? नोट करेंगे। एक्सियल स्टिफनेस, व्हाट इज एक्सियल स्टिफनेसेस? एक्सियल स्टिफनेसेस में लिखिए, एक्सियल स्टिफनेसेस ऑफ अ बॉडी is the axial load required for unit deformations of the body. Axial stiffnesses of a body is the axial load required for unit deformation deformations of the body. राइट। तो यहां पर आप देखिए कि जो चेंज इन लेंथ आएगा डेल्टा एल, आपको आपने पढ़ा था क्या होता है? पी एल अपॉन का ए ई होता है, राइट। तो यहां पर पी एल अपॉन डेल्टा एल क्या मिलेगा आपको? ए एल ए ई अपॉन ए ई सिर्फ मिलेगा। तो यहां से एल को हटाओ और इस एल को नीचे लेके आओ, क्या मिला? पी अपॉन डेल्टा एल, पी अपॉन डेल्टा एल दैट इज ए ई अपॉन एल। तो यहां पर जो ये ए ई है आपका, वही ए ई क्या है? एक्सियल स्टिफनेस, एक्सियल स्टिफनेस। इसी को हम लोग बोलते हैं ए ई अपॉन एल को बोलते हैं एक्सियल स्टिफनेसेस। बोलिए हाँ ना, फटाफट बोलते चलेंगे आप लोग, तो मुझे सुन के और समझ के भी अच्छा लगेगा। ठीक है, बोलिए, क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। अब कैलकुलेशन है कि इंटरनल फोर्सेस का कैलकुलेशन किसी भी बॉडी में कैसे करें।
किसी भी बॉडी में जो भी इंटरनल फोर्सेस लग रहे हैं लोड की वजह से, उसको कैसे कैलकुलेट करें। मान के चलिए यही बॉडी है, ABCD 3.4 पॉइंट इसमें हमने ले लिया। 100 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, 100 न्यूटन का फोर्स उधर लग रहा है। 100 न्यूटन और 50 न्यूटन का जो भी फोर्सेस लग रहा है, 170 किलो न्यूटन, 120 किलो न्यूटन, ये सारे फोर्सेस आपके एक्सटर्नल लोड में आएंगे। और जो यहाँ पर आपको दिख रहा है फ्री बॉडी डायग्राम, इसका बनाने की कोशिश करते हैं। क्या करेंगे, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। आपको मैं दिखाता हूँ कि फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाएंगे इस बॉडी का। कि बॉडी आपका क्या है, इस बॉडी को ही हम क्या करें, बना लेते हैं। राइट, छोड़िए इस सब चक्कर में नहीं पड़ते हैं, उलझन में। देखिए मैं एक बनाता हूँ बॉडी बहुत अच्छे से। ये है आपका बॉडी, इस बॉडी को करेंगे बॉडी। बॉडी ये वाला अच्छा लग रहा है ना। देखिए ध्यान से कि यहाँ पर पॉइंट है A और बीच में एक पॉइंट है B। तो B पॉइंट को मैंने यहाँ पर काट दिया ताकि पता चले। और यहाँ पर पॉइंट है आपका C। बोलो हाँ ना जोर से जल्दी से। और लास्ट में पॉइंट है आपका D। राइट मेरे भाई, सब अच्छा समझ में आ रहा सब कुछ। तो इधर के डायरेक्शंस में जो एक्सटर्नल लोड है आपके, वो है 100 किलो न्यूटन। और इधर की डायरेक्शंस में जो एक्सटर्नल लोड है वो है आपके 170 किलो न्यूटन। इधर की डायरेक्शंस में जो भी एक्सटर्नल लोड है वो है आपके 120 किलो न्यूटन। और इधर की डायरेक्शन में जो एक्सटर्नल लोड है वो है आपके 50 किलो न्यूटन। बोलो हाँ ना, हाँ ना तो बोलना पड़ेगा मेरे। अब देखिए क्या करेंगे कि इस बॉडी को हम लोग बीचे बीच काट देंगे। ठीक है, अब यदि इस बॉडी को हम लोग बीचे बीच काटेंगे तो इस बॉडी में कुछ ना कुछ तो छिड़कानी होगा। अब देखिए वो छिड़कानी किस प्रकार से होगा। कितना सा बॉडी को हम लोग काट दिए यहां से, और वो बॉडी आपका कहां से कटा है, यहां से काटे हैं इस बॉडी को हम लोग। राइट, मिटा देते हैं इसको थोड़ा सा, ये तो पूरे मिटा देता है इसको। चलिए यहां से मैंने इस बॉडी को काटा था, कटा हुआ पोर्शन दिखना भी चाहिए। राइट, यहां से काटा। तो अब देखिए कि इस डायरेक्शंस में जो भी इंटरनल फोर्सेस एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे थे वो 100 किलो न्यूटन का है आपका। राइट, अब यहां से इस बॉडी को काटा, इस बॉडी में मुझे क्या दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा बताओ। अभी इसके अंदर जब बॉडी सेपरेट था तो यहाँ पर इंटरनल फोर्सेस लग रहे, इंटरनल लोड्स लग रहे थे। अब यदि इस बॉडी को मैंने काट दिया तो यहाँ पर क्या लगेंगे, एक्सटर्नल लोड लगेंगे PAB। और इस बॉडी की वजह से इस डायरेक्शन में यहाँ पर PAB लगेगा। क्लियर है बात कि नहीं क्लियर है, अच्छे से लिख देते हैं ताकि बात क्लियर होनी चाहिए। बोलो हाँ ना, जोर से बोलो मेरे भाई, नहीं बोलोगे। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ डिस्टेंस पर B था और B में लग रहे थे आपके इस डायरेक्शंस में 170 किलो न्यूटन। कितना लग रहा था, 170 किलो न्यूटन का एक्सटर्नल लोड्स लग रहे थे। और यहाँ पर ये पॉइंट B आप डिनोट करेंगे, और यहाँ पर ठीक यहाँ पर मैं डिनोट करूंगा C पॉइंट को। और इस C पॉइंट से जो लग रहे थे 120 किलो न्यूटन का एक्सटर्नल लोड लग रहा है, और D पॉइंट से क्या लग रहा है सर, 50 किलो न्यूटन। अब आप मुझे बताओ
कि एक्स डायरेक्शंस में कितने फोर्सेस लग रहे हैं, फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शंस को जीरो यदि करें तो यहाँ पर मिलेगा कि पी ए बी दैट इज इक्वल टू 100 किलो न्यूटन। पी ए बी कितना मिल गया, 100 किलो न्यूटन। और इस बॉडी में यदि करें तो यहाँ पर मिलेगा फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन जीरो करें तो इधर वाले डायरेक्शंस को हमने पॉजिटिव लिया है तो ये क्या हो जाएगा, पी ए बी प्लस 120 दैट इज इक्वल टू 220। तो यहां से मिलेगा पी ए बी दैट इज इक्वल टू 100 किलो न्यूटन। बोल भैया हाँ ना, हाँ ना में जवाब देंगे जल्दी जल्दी। समझ में आ गया, ए बी का पता चल गया आपको क्या, ए बी का कार्यक्रम पता चल गया। तो अब मुझे निकालना है बी और सी के बीच में कितना लग रहा है। ए बी में कैसे पता की, एक्स डायरेक्शंस में जितने फोर्सेस लग रहे थे उसको हमने कैलकुलेट कर दिया जोड़ घटाव करके। अब बीसी में कैसे निकालेंगे, तो बी और सी को काट दो। मुझे ए बी में निकालना था तो बी पॉइंट को काट दिया, अब बीसी में निकालना है तो बी को पीछे से काट दो। तो बी को बीचे से यदि काटेंगे तो क्या होगा, देखो ध्यान से, बी को बीचे से काटने की बात की जा रही है, बीचे बीच काट देगा ये इसको, देखिएगा। अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो पॉइंट थे आपके वो थे ए और बीच में आपका पॉइंट है यहाँ पर जिसका कि नाम है बी, और यहाँ पर है आपका एक पॉइंट जिसका कि नाम है सी, और लास्ट में पॉइंट है डी। ए पॉइंट से जो भी एक्सटर्नल लोडेड लग रहे थे वो 100 किलो न्यूटन का लग रहा है, 100 किलो न्यूटन। बी से 170 किलो न्यूटन का लग रहा है। यार अच्छे से लिखो थोड़ा ताकि हमारे जो प्यारे प्यारे बच्चे हैं सबको दिखाई देना। 100 ठीक ठाक, राइटिंग थोड़ा गड़बड़ है मेरा, क्या करोगे। 120 किलो न्यूटन का लग रहा है और इधर की डायरेक्शन में लग रहे थे 50 किलो न्यूटन का। कितने के, 50 किलो न्यूटन। आपको करना क्या है मेरे बेटे कि बी से सी के बीच में चाहिए तो बी और सी को बीचे बीच काट दो। अब बीचे बीच बी और सी को यदि हम काटेंगे, बी और सी के बीच में पता करना है तो बी और सी के बीच में जो भी एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहा है उसका सम, मतलब कि एक्सटर्नल फोर्सेस इन बी सी डायरेक्शंस में क्या आ रहा है। अब इधर वाले फोर्सेस को देखेंगे तो हम 100 को पॉजिटिव लिए हैं, 100 को पॉजिटिव लेंगे, माइनस 170 करते हैं तो ये आता है -70 किलो न्यूटन। और एक मेथड बी से सी के बीच में मुझे एक्सटर्नल लोड फाइंड आउट करने का, वो मेथड क्या है कि 120 -50 करेंगे तो ये आएगा माइनस में 120 प्लस में 50। अब इसको यदि काट रहे हैं तो यहां से पीबीसी जो बनेगा क्या बनेगा, यहां से पीबीसी हो जाएंगे प्लस 120 इक्वल टू देखो यहाँ पे क्या लिखे, देखो समझ में तो फेरा नहीं लगना चाहिए मेरे भाई। इधर क्या लिखेंगे बताओ, जब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो हो जाएगा पीबीसी प्लस 120 दैट इज इक्वल टू 50। यहां से मिलेगा पीबीसी दैट इज इक्वल टू 50 माइनस 120।
ये मिलेगा -70 किलोमीटर। यहां से देखिए कि इसमें क्या लिखेंगे, यहाँ पे यदि इसको जनरली लिखें फ्री बॉडी डायग्राम को देखते हुए तो हो जाएगा पीबीसी प्लस 100 पीबीसी पीबीसी राइट। हाँ पीबीसी आ जाएगा इधर। नहीं 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 नहीं, गलत हो रहा है ये थोड़ा सा गलत। अब इसमें देखो क्या लिखेंगे, यहां से पीबीसी कट रहा है ना, इधर से कट रहा है, तो पीबीसी इस डायरेक्शन में चले जाएगा तो बचेगा 100 दैट इज इक्वल टू पीबीसी। पीबीसी इस डायरेक्शन में पीबीसी 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 प्लस 170। तो यहां से मिलेगा आपको पीबीसी -70 किलोमीटर। ठीक, समझ रहे हैं बहुत अच्छे से। आइए, मुझे बीसी के बीच में पता चल गया, अब मुझे कहाँ पे कैलकुलेट करना है, सी और डी के बीच में कैलकुलेट करना है। तो सी और डी के बीच में कैलकुलेट करना है तो इसी में कर दें तो आप परेशान हो जाओगे क्या। यहां से बीचे बीच हमने काट दिया, तो बताइए कि सी डी के बीच में कितने फोर्सेस लगेंगे, कितने एक्सटर्नल लोड आ जाएंगे यहाँ पर सी और डी के बीच, बताओ जल्दी से। क्या आएगा सी से डी के बीच में? अरे बेवकूफाओ, मुझे पहचानो, मैं हूँ कौन, मैं हूँ डॉन। डॉन डॉन बनेगा डॉन, तो पीसीडी जॉन बनेगा डॉन से तो 50 किलोमीटर नहीं हो गया मेरे भाई। इतना सा करने में तुम झमेला कर दे रहे हो पूरा पूरा यार। मैं हूँ जॉन, मैं हूँ डॉन, कौन हूँ डॉन, डॉन बनेगा जॉन बनेगा डॉन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है तो बोलेंगे हाँ, अगर नहीं आ रहा है तो बोलेंगे ना। ना ना। A stippled column carries a load as shown in the figure. What is the maximum normal stresses in the column B? मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेसेस। तो मुझे क्या पूछ रहा है, सिग्मा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, यही पूछ रहा है ना। सोन बनेगा टोन, जल्दी से बताइए क्या होगा। तो सिग्मा इक्वल टू होता है P अपॉन का A। यहाँ पर टोटल एक्सटर्नल लोडेड जो लग रहे हैं वो कितने के लग रहे हैं, कॉलम बी में पता करना है ना। बताओ जल्दी से कैसे बनाएंगे इसको। एल यहाँ पर 1.5 पे है, ऊपर लिख देते हैं। तो इस बी कॉलम पे पता करना है ना आपको, तो इस बी कॉलम पर देखो कि टोटल एक्सटर्नल लोडेड क्या है, 2 टाइम्स ऑफ पी अपॉन एरिया कितना है बी कॉलम का, 1.5 टाइम्स ऑफ ए। तो मुझे मिल गया कि सिग्मा का जो मैक्सिमम वैल्यू है बी कॉलम पर क्या है कि 2p अपॉन 1.5
5 है। इतना सा लिखने में तुमको लाज लग रहा है? लाज लग रहा है? बोलेंगे हाँ ना। ये क्वेश्चन सॉल्व करके लाइएगा कि डिस्कस कर दें ये। देखिए क्वेश्चंस क्या करता है, ये क्वेश्चंस ध्यान से पढ़ेंगे पहले आप। कहता है, a bar of varying square cross sections is loaded symmetrically as shown in the figure. Loads on bar are placed on the one of the axis symmetry of cross sections, ignoring self weight. The maximum tensile stresses in Newton per meter square anywhere is। क्या हो जाएगा बताओ? अगर इसमें हम लोग यहाँ पर इस लोड को A कंसीडर कर लें और इस वाले पॉइंट को यहाँ पर B कंसीडर कर लें और इस पॉइंट को हम C कंसीडर कर लें, 3 पॉइंट हम लेते हैं, तो यहाँ पर जो मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस आएगा A से B के बीच में वो क्या होगा? P अपॉन का A। तो यहाँ पर टोटल फोर्सेस कितने लग रहे हैं? 50 किलो न्यूटन का एक्सटर्नल लोड लग रहा है। 50 गुने 10 पे पावर 3। एरिया क्या हो जाएगा? स्क्वायर है तो 50 गुने 50। इसको कैलकुलेट करोगे तो ये मिलेगा 20 मेगा पास्कल। कैसे मिलेगा मुझे नहीं पता। अब आपको कैलकुलेट करना है कि टेंसाइल स्ट्रेसेस B से C के बीच में क्या आएगा। तो B से C के बीच में जो टेंसाइल स्ट्रेस आएगा टोटल एक्सटर्नल लोड अपॉन एरिया A। तो एक्सटर्नल लोड टोटल कितने लग रहे हैं? 50, 150, 100 प्लस 50 हो जाएंगे 150 किलो न्यूटन। 150 गुना 10 पे पावर 3 डिवाइडेड बाय इसका एरिया क्या हो जाएगा? 100 इंटू 100। बोलो क्या हो जाएगा? 100 इंटू 100। इसको कैलकुलेट कीजिएगा 25 मेगा पास्कल है। तो सिग्मा का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या मिलेगा? 25 मेगा पास्कल। जॉन बनेगा डॉन। माना डॉन? देखो बन रहा है क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो डेल्टा एल बता रहे थे। द एक्सटेंशन ऑफ द माइल्ड स्टील ऑफ बार 4 मीटर लॉन्ग। तो क्वेश्चंस में दिया क्या है? देखो क्वेश्चन सॉल्व करने का जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर ये कहता है कि पहले मेरे भैया सॉल्यूशंस लिखिए। क्या लिखने बोलता है? पहले ऐसे करके मोटे मोटे अक्षर में सॉल्यूशंस लिखिए। अब गिवन डाटा लिखिए। तो लेंथ दिया 4 मीटर, एरिया दिया हुआ है 2000 mm स्क्वायर, अंडर द एक्सटर्नल लोड दिया हुआ है, मतलब कि P का वैल्यू दिया हुआ है 20 किलो न्यूटन। साथ ही साथ मुझे इलास्टिसिटी कांस्टेंट ये भी बताया है 200 गीगा पास्कल, राइट। तो एक्सटेंशन पता करना है, मतलब कि डेल्टा एल पता करना है। तो डेल्टा एल होता है PL अपॉन AE होता है। क्या होता है? PL अपॉन AE। तो यहां से P का वैल्यू रख दीजिए। तो P का वैल्यू कितना है? 20 किलो न्यूटन, 20 इंटू 10 टू दी पावर 3। L का वैल्यू है 4 मीटर, एरिया है आपका 2000 mm स्क्वायर, इंटू ए का वैल्यू है 200 गीगा पास्कल। गीगा का मतलब होता है 10 टू दी पावर 3। बोलिए हाँ ना। यहां से कैलकुलेट करेंगे तो मिलेगा डेल्टा एल दैट इज इक्वल टू 0.2 mm। 0.2 mm। व्हाट इज डेल्टा एल? डेल्टा इज द एक्सटेंशंस ऑफ द माइल्ड स्टील। अब समझिए कि ये माइल्ड स्टील होता कैसा है। माइल्ड स्टील को भी तो समझना पड़ेगा थोड़ा सा, इसमें भी तो दिमाग लगेगा। अभी दिमाग लगाते हैं मेरे भाई, थोड़ा सा इसमें दिमाग वाला काम करते हैं। देखिए मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे अजीज दोस्त, मेरे प्यारे दोस्त, देखो कि यहां से ये बी पॉइंट है, ए पॉइंट है,
मान के चलो ए पॉइंट, इसमें हम लोगों ने इलोंगेशंस किया, इस बार में इलोंगेशंस की वजह से जो ये बार बन के आएगा वो बार मेरे भाई मेरे दोस्त इस प्रकार का आएगा। क्या किया, इस पर हमने एक्सटर्नल लोड P लगाया, तो ये बार यहां से लेके यहां तक, इस पॉइंट को हम लोग ए डैश बोल रहे हैं, तो यहां से यहां तक इसके एरिया में जो चेंजेस आएंगे उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डेल्टा। तो हुआ क्या कि यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट है या फिर डिफ्लेक्शंस ऑफ ए हैं, वो क्या है, डेल्टा ए इक्वल टू डेल्टा एल ऑफ ए बी, राइट। तो डेल्टा ए क्या हो गया, डेल्टा एल ऑफ ए बी। और यहां पर जो ए बी है आपका वो हमेशा के लिए क्या होगा, फिक्स्ड होगा। तो मोटा मोटी तौर पे हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी यहां पर जो क्रॉस सेक्शंस बार हम कंसीडर कर रहे हैं, इस क्रॉस सेक्शंस बार में आप ध्यान से देखें क्या मेरे भाई, कि ये पॉइंट यहां पर मैंने सी कंसीडर किया है, इसको यदि हमने बी कंसीडर किया है। अब मेरे दोस्त, मेरे अजीज दोस्त, इसमें यदि हम लोग थोड़ा सा इलोंगेशन करवा दें, एक्सटर्नल लोड लगा के यदि हम इसको इलोंगेट करवाएंगे, इस पॉइंट को हम बोलेंगे ए, तो यहाँ पर जो डिफ्लेक्शंस आएंगे बी में वो इक्वल टू होंगे डेल्टा एल ऑफ बीसी का, और यहाँ पर ये बीसी आपका हमेशा के लिए फिक्स्ड होगा। डेल्टा ऑफ ए दैट इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ ऑफ AC, और यहाँ पर AC हमेशा आपका फिक्स्ड होगा। तो मैं बस यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि किसी भी बार में यदि हम एक्सटर्नल लोड लगा दें, क्या करें, एक्सटर्नल लोड P लगाते हैं, तो इसकी वजह से जो डिफ्लेक्शन और डिस्प्लेसमेंट आएगा बीम में, वो उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में BC और AB पॉइंट जो होगा आपका वो हमेशा के लिए फिक्स्ड होगा। बोलिए समझ में आ गया तो बोलिएगा हाँ, नहीं आया तो बोल दीजिएगा ना। इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई गर्ज नहीं है। तो हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न करता है, अ लोड ऑफ P इज 50 किलो न्यूटन, पहला बात, is applied to the common axial member segment first right and 20 mm diameter solid brass equal to 100 gigapascal rod, segment 2 is 100 mm diameter solid aluminum equal to 700 gigapascal rod, find the displacement पता करना है, कहां से कहां तक आपको पता करना है, B से C तक। बस डिस्प्लेसमेंट पता करना मतलब कि डेल्टा एल पता करना, डेल्टा एल पता करना मतलब पी ए अपॉन एल ई, डेल्टा एल पता करना मतलब पी एल अपॉन ए। तो बस फॉर्मूला लगाते चलिए, फटाफट बनते जाएगा क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है ये, इसके बाद हम बढ़ेंगे आगे दूसरा काम के लिए, है ना। तो देखो यहाँ पर इसमें कुछ ना कुछ हमको भी छिड़कानी कर देते, एक्स वाई पी, ठीक है, देख लिया सब कुछ, गिवन डाटा पता है आपको, गिवन डाटा लिख दें एक बार, लिखना पड़ेगा क्या, सब कंसीडरेट डाटा है ना, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। पी आपको 50 दिया हुआ है, सेगमेंट 20 mm का डायमीटर है, सेगमेंट फर्स्ट में जो डायमीटर दिया हुआ है वो है 20 mm का, सेगमेंट सेकेंड का डायमीटर है आपका 10 mm का, और कुछ नहीं लिखना है मेरे भाई इसमें। ठीक है, और यहां पर इसमें दिया हुआ है ई का वैल्यू 100 गीगा पास्कल रखने के लिए बोलता है, और यहां पर ई का वैल्यू 70 गीगा पास्कल रखने बोला है। फटाफट बनाएंगे।
क्या करेंगे सबसे पहले, बी और सी पॉइंट है ना, हाँ, तो बी पॉइंट ये सेगमेंट फर्स्ट है और सी पॉइंट सेगमेंट सेकेंड है। तो फोर सेगमेंट फर्स्ट के लिए मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे अजीज दोस्त, देखो सेगमेंट फर्स्ट के लिए यहां पर हम लोग निकालेंगे डिफ्लेक्शंस इन बी, दैट इज डेल्टा एल ऑफ ए बी। क्वेश्चंस में क्या बोला है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, तो बी से सी के बीच में मुझे डिस्प्लेसमेंट पता करना है। तो पहले बी पर निकालते हैं, तो बी पर आ जाएगा डेल्टा एल इजकल टू, डेल्टा एल हमने पढ़ा है क्या होता है, पी एल अपॉन ए ई। तो पी एल अपॉन ए ई कहां से कहां तक है, ए से बी तक। तो यहां पर जो एक्सटर्नल लोड लगा रहे हैं वो 50 किलो न्यूटन का, 50 इंटू 10⁻³ इंटू यहाँ पर लेंथ कितना है आपका, देख लो एक बार, 1800 मीटर है सेगमेंट वन का। एरिया कितना हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा इस सेगमेंट के लिए, याद रखना इस सेगमेंट का एरिया होता है π/4 इंटू डायमीटर का स्क्वायर इंटू यहाँ पर ई दिया हुआ है 100 गीगापास्कल, मतलब कि 100 गुना 10⁻³ मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे अजीज दोस्त, इसको कैलकुलेट करोगे तो ये मिलेगा 2.866 mm। तो यहां से मुझे पता चल गया कि बी में जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है 2.866 mm का आ रहा है। तो उसी प्रकार आप चलेंगे फॉर सेगमेंट, यहां पर एक लाइन खींच दो ताकि मुझे देखने में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, गंदा गंदा सा लग रहा है। तो इस गंदापन को हम दूर करेंगे थोड़ा सा, कि देखने में भी चीजें अच्छी लगती है तो भी पढ़ने में मजा आता है कि नहीं मेरे दोस्त, मेरे भाई। चलिए बहुत बढ़िया। अब सेगमेंट सेकंड के लिए काम करिए इसमें, फोर सेगमेंट सेकंड, दूसरे सेगमेंट के लिए हम लोग प्रोसीड करेंगे। ध्यान से देखिए, तो दूसरा सेगमेंट का जो पॉइंट है आपका वो सी पॉइंट है ना, तो डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे कि सी पर डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है। तो वो क्या बताएगा, चेंज इन लेंथ इन बी से सी तक, सी से ए है ना, अरे मेरे भाई सी से ए यहां से यहां तक का निकालोगे ना पूरा, है कि नहीं मेरे दोस्त, मेरे भाई। देखो, तो डेल्टा एल सी से बी तक प्लस डेल्टा एल बी से ए तक, तो यहां से यहां तक निकालने का मतलब पूरे में पता चल जाएगा। तो यहां पर डेल सी क्या आ जाएगा, ये फॉर्मूला बैठाइए, पी एल अपॉन ए ई, कहां से कहां तक मिलेगा, इससे सी से बी तक प्लस, ये आपको पता क्या है आप लोगों ने, 2.86 है बी से ए तक। तो डेल्टा सी क्या मिलेगा, यहाँ बैठाइए फॉर्मूला में, ये मिलेगा 50 गुना 10⁻³ यहाँ पर लोड लगा हुआ है, एक्सटर्नल लोड, गुना लेंथ कितना है 800 mm, 800 मीटर है क्या, 800 mm में है, तो mm में ही सबको कैलकुलेट करेंगे। 800 mm एरिया क्या हो जाएगा, याद रखना सबका एरिया तुमको बता दिए, इस सेगमेंट के लिए होता है π/4 इंटू डी का स्क्वायर, 20 नहीं 10 था, तो 10 लिख रही है इसमें, 10 का स्क्वायर गुना यहां पर ई दिया हुआ था 70 गीगापास्कल। तो मेरे अजीज दोस्त प्लस लिखेंगे यहां पर 2.86, राइट। अब इसके नीचे जो बातें होगी ये यहां पर होगी कि डिस्प्लेसमेंट जो सी में आएगा वो क्या आएगा, 10.14, इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 10.14 mm में आएगा आपको, डेल सी मिलेगा 10.14 mm। तो यही क्या बताएगा, डेल सी करने का मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ सी, ये मिल गया आपको कि सी में क्या डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। बोलिएगा हाँ ना, नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा ना, अगर यदि समझ में आएगा तो बोलिएगा हाँ।
तो मुझे पता करना था कि बी से सी के बीच में क्या डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। डिस्प्लेसमेंट ये सी का बता रहा है, तो मतलब कि ये बी से सी का बता रहा है। तो यहां पर लिखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी सी, मतलब कि डेल ऑफ बी सी दैट इज इक्वल टू 10.14 mm। चलो बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है चीजें तो बोलिएगा हाँ, अगर नहीं आ रहा है तो बोलिएगा ना। अरे हाँ ना बोलोगे तो समझ में आएगा ना मुझे। तो चलो चीजें समझ में आ गई तो बोलिए हाँ, नहीं आए तो बोलिए ना। तो हम क्या करेंगे, अब मैं लेक्चर्स को बंद करूंगा, ऊपर से एक एक स्लाइड आपको दिखाते चले जाऊंगा और इसका नोट्स मिल जाएगा, घबराइएगा नहीं, हड़बड़ाइएगा नहीं। तो ये सारी बातें मैंने डिस्कस करा है आज। 3 से 4 क्वेश्चंस आपको मैंने बताए हैं। अगला क्वेश्चन आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर के इसको ट्राई कर सकते हैं, अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे इन सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो रात के बज रहे हैं 3:30 और मुझे करना पड़ेगा वीडियो पॉज, क्योंकि सोना पड़ेगा, सुबह जगना है। 75 का हार्ट चैलेंज है मेरा। ठीक है, करो नोट। देखो मेरा फोन भी बंद हो गया, देखते हैं फोन चालू करने के चक्कर में नहीं रहेंगे। तो लास्ट में जाते जाते इतना ही बोलेंगे कि सॉम में जितनी सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाया है एक बार उसको रिवीजन कर लीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा और अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए ओके बाय मेरे भाई, मेरे दोस्त, शुभ रात्रि। अच्छे से सोइए, पढ़ाई कीजिए, माता पिता जी का सम्मान करते रहिए। बस चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।